हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शशि शरण सर की एनसीईआरटी 360 डिग्री का इतिहास का कक्षा 11 देखेंगे। इसमें जो है हम 2 पार्ट बना चुके हैं कक्षा 11 का। आज हमारा तीसरा पार्ट होगा और इसमें पेज नंबर 197 से 205 तक देखेंगे। ये सीरीज जो है हमारा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके बिहार में जो एग्जाम आयोजित होने वाले हैं, बीपीएससी, एईडीओ, टीआरई4, बीएसएससी, बिहार एसआई एवं अन्य सभी बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अभी कुछ व्यस्तता के कारण जो है डेली मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा है, लेकिन प्रयास करूंगा मैं ये डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा। इसका कक्षा 11 जो है लगभग 4 वीडियो में समाप्त हो जाएगा, फिर कक्षा 12 स्टार्ट होगा। ये दोनों कक्षा जो है काफ़ी लंबा है, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। इसको मैं कंप्लीट करवा के फिर दूसरा सब्जेक्ट लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व तक के कौन से दो सशक्त राज्य थे? प्रश्न है, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630वीं ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व तक के कौन से दो सशक्त राज्य थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोम और ईरान। रोम और ईरान जो है 2 सशक्त राज्य थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित थी? निम्न में से कौन सी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित थी? तो ये था गणतंत्र व्यवस्था था। इसमें जो है वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित थी। अगला प्रश्न है, बलात् भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? बलात् भर्ती वाली सेना जो है ये किस राज्य की थी? तो ये थी फारस राज्य की। बलात् भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? तो ये थी फारस की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है शासक को पहचानता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से शासक को पहचानें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शासक है टेबोरियस। वह रोमन सम्राटों की लंबी पंक्ति में दूसरे स्थान पर था। यानी टेबोरियस जो है रोमन सम्राटों की लंबी पंक्ति में दूसरे स्थान पर था, और यह जो है ऑगस्टस का स्वाभाविक पुत्र नहीं था। दूसरा है कि इन्होंने जो है प्रिंसेट की स्थापना की थी। किसने की थी? ये टेबोरियस ने प्रिंसेट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के एक प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये था अभिजात वर्ग जो है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के एक प्रमुख खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, रोम के सम्राट जो है ऑगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है? रोम के सम्राट ऑगस्टस जो है इसका शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है? तो जाना जाता है इसका शासनकाल राज्य में शांति, आंतरिक संघर्ष तथा सैनिक विजय के लिए। राज्य में शांति, आंतरिक संघर्ष तथा सैनिक विजय के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गृह युद्ध का उद्देश्य क्या था? निम्नलिखित में से गृह युद्ध का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सत्ता हथियाना। गृह युद्ध का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सत्ता को हथियाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नंबर कथन जो है इसमें असत्य है, और वो कथन है सामाजिक वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्नतम वर्ग साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। ये कथन जो है इसका बिल्कुल असत्य है। तो सत्य कथन इसका क्या है? सत्य कथन है कि रोमन साम्राज्य में राजा का सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशाक्रम पर आधारित था।
ये कथन जो है सत्य है। और इधर भी जो है 2 कथन है, वो दोनों भी सत्य है। रोमन साम्राज्य में सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सीनेट के प्रति किस तरह के व्यवहार रखते थे। और दूसरा है, सीनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी। ये जो सत्य कथन है, ऑप्शन सी इसका असत्य कथन था। अगला प्रश्न है, कैसियस डियो के अनुसार वहां पर भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालयित नजरों से देखा जा रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। उपरोक्त कथन में जो है इतिहासकार किसके संदर्भ में कह रहा है? इस कथन में जो इतिहासकार त्राजन के संदर्भ में कह रहा है, त्राजन के संदर्भ में कह रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनार-यास क्या है? निम्नलिखित में से दिनार-यास जो है क्या है? तो दिनार-यास जो है एक प्रकार का चांदी का सिक्का है। दिनार-यास चांदी का सिक्का है। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का का वजन कितना ग्राम था? रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का का वजन जो है कितना ग्राम था? तो उसका वजन था 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, हेरोड के राज्य में प्रतिवर्ष जो है कितने मिलियन दिनार के बराबर धन प्राप्त होता था, जो 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 54 लाख दिनारियस मिलियन दिनार के बराबर धन प्राप्त होता था। 54 लाख दिनारियस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से जो है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें कथन 1, 2 और 4 सही है। इनमें कथन जो है 1, 2 और 4 सही है। रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से अर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, भूमध्य के सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र कार्थेज, सिकंदरिया तथा एंटियोक साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। और चौथा है, भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाती थी, जिससे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। ये तीनों कथन जो इसका बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सीनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी? निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सीनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये सम्राट था गैलिनस ने जो है सीनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहरी केंद्र जिसके अपने दंडनायक नगर परिषद और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र तथा जिसमें उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये था रोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रोमन शहरी जीविका की एक उल्लेखनीय विशेषता थी? निम्नलिखित में से कौन सी रोमन शहरी जीवन की जो है एक उल्लेखनीय विशेषता थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सार्वजनिक स्नान घर। रोमन शहरी जीवन में जो है स्पेक्टुला नामक मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिन होता था? रोमन शहरी जीवन में जो है स्पेक्टुला नामक मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिन होता था? ये होता था 176 दिन, 176 दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से जो है कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से जो है कोई भी कथन असत्य नहीं है। इनमें 2 कथन दिया हुआ है और दोनों कथन जो है इसका सत्य है। इटली के पतन के बाद भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए संभ्रांत वर्गों का उदय हो रहा था। बिल्कुल सत्य कथन है।
और पहला कथन है, प्रांतों से लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक होने के कारण साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन हो चला था। ये कथन भी इसका बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा भी कर लिया था? निम्न में से किस शासक ने रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी कब्जा भी कर लिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ये था, शापुर प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें कथन 1, 2 और 4 जो है सही है। इसमें कथन जो है 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। पहली और दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव से पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई थी। और दूसरा है, ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया था। और चौथा है, कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदायों ने राइन तथा डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, रोम साम्राज्य के सामाजिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें केवल 1 नंबर कथन जो है असत्य है, अब बाकी सारे कथन इसमें सत्य है। हम असत्य कथन को नहीं पढ़ेंगे, सत्य कथन को पढ़ते हैं। 1 नंबर असत्य था, अब बाकी सभी कथन जो है सत्य है। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था क्योंकि रोमन वासियों के लिए परिवार का यही अवधारणा थी। चौथा है, समर्था गणतंत्र के परिवर्तित काल तक विवाह का ऐसा रूप था, पत्नी अपने पति की संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है और पहला नंबर कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप कौन थे? निम्नलिखित में से जो है उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका बिशप था सेंट ऑगस्टीन। रोमन साम्राज्य के किस नगर में साक्षरता का ठोस प्रमाण मिलता है? रोमन साम्राज्य के किस नगर में जो है साक्षरता का ठोस प्रमाण मिलता है? ये मिलता है पोम्पाई नगर में। रोमन साम्राज्य के पोम्पाई नगर में जो है साक्षरता का ठोस प्रमाण मिलता है। अगला है, रोम साम्राज्य में साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन जो है इसमें बिल्कुल सही है। पोम्पाई नगर जो 19वीं ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, जहां साक्षरता का ठोस परिणाम मिलता है। मिस्र में आज भी सैकड़ों पैपाइरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे गए हैं। रोमन साम्राज्य में साक्षरता निश्चित रूप से सभी वर्गों के लोगों में व्यापक थी। ये तीनों कथन जो इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस नगर की दीवार पर मजाकिया विज्ञापन लगा है कि दीवार जो है, तुम धन्य हो, अपने ऊपर इतनी उबाऊ लिखावट का बोझ ढोते हुए भी तुम बरकरार खड़ी हो, भरभरा कर गिरी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोम्पेई नगर पर जो है ये मजाकिया विज्ञापन लगा हुआ है, पोम्पेई नगर की दीवार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसमें उपर्युक्त सभी कथन जो है सही है। इसमें उपर्युक्त सभी कथन सही है। धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियां और तरह तरह के भोजन, ये चारों कथन जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित का मिलान करें और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी। सी, ए और बी। मिस्र का भाषा जो है कोप्टिक था, उत्तरी अफ्रीका का भाषा था प्यूनिक और स्पेन का भाषा था कौटिल्य। अगला प्रश्न है, एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है। एम्फोरा शब्द का संबंध जो है किससे है। इसका संबंध है लेखन सामग्री से। एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है। इसका संबंध है लेखन सामग्री से। नेक्स्ट है, रोम में मोंटी टेस्टेकियो स्थल पर लगभग कितने करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष मिले हैं। रोम में जो है मोंटी टेस्टेकियो स्थल पर लगभग कितने करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष मिले हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 करोड़। 5 करोड़। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें जो है केवल 4 नंबर कथन गलत है। इसमें केवल 4 नंबर कथन जो है गलत है, अब बाकी सब सही है। साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खादानों, ईंटों, भट्टों, जैतून का तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिनसे उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। ये जो है इसका सही कथन है। दूसरा है, गेहूं, अंगूरी, शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारी मदें थी जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था। ये भी जो है सही कथन है। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की धुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे। ये कथन भी जो है इसका सही है। तो गलत कथन है ये चौथा नंबर, कि रोम में जो है एडेसा स्थल जहाँ पर 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं, ये कथन इसका बिल्कुल असत्य है। अब बाकी सारे कथन इसका सत्य है। नेक्स्ट है, स्पेन जो है, स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। स्पेन जो है किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। स्पेन जो है जैतून के तेल के लिए प्रसिद्ध था। स्पेन जैतून का तेल के व्यापार के लिए जो है प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में सबसे बढ़िया किस्म की शराब कहाँ से मांगी जाती थी। रोमन साम्राज्य में सबसे बढ़िया किस्म की शराब जो है कहाँ से मांगी जाती थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैंपेनिया। कैंपेनिया। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में दासों और गुलामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से जो है कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है कथन 1, 3 और 4 जो है सही है। इनमें कथन 1, 3 और 4 सही है। 3 और 4 यहीं पर है, देख लेते हैं। रोम साम्राज्य में सरकारी निर्माण कार्य पर गुलाम दासों के विपरीत भाड़े के मजदूरों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि गुलाम दासों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्च भी उठाने पड़ते थे। बिल्कुल सही कथन है। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वाले को दास प्रजनन तथा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। बिल्कुल सही कथन है। और इधर जो है 1 नंबर कथन सही है। वो 1 नंबर कथन है कि रोम की अर्थव्यवस्था जो है इसमें अधिकांश श्रम और दासों द्वारा ही की जाती थी। रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही की जाती थी। ये तीनों कथन जो है सही है और गलत कथन है केवल 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में एक दास द्वारा ल्यूनियास पेदेनियास सेकेंड्स की हत्या के पश्चात
पुराने रीति रिवाज के अनुसार एक छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दासों को फांसी देने की घोषणा की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीरो। नीरो। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को छोटे छोटे दलों में विभाजित करने की सिफारिश किसने की थी? निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को छोटे छोटे दलों में विभाजित करने की सिफारिश जो है किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये क्या था? कोलुमेला ने। कोलुमेला ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिकंदरिया की फ्रैंकिंसेन यानी सुगंधित राल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किसने किया? निम्न में से सिकंदरिया की फ्रैंकिंसेंस यानी सुगंधित राल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किसने किया था? इसका वर्णन किया था प्लिनी ने। इसका वर्णन किसने किया था? प्लिनी ने। अगला प्रश्न है, 66वीं ईस्वी में यहूदी विद्रोह क्रांतिकारियों ने रोमन साम्राज्य के विरुद्ध कहां पर की थी? रोम साम्राज्य के विरुद्ध जो है कहां पर की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये की थी जुड़ैया में। जुड़ैया में किया था। नेक्स्ट है, रोम साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोम साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें जो है कथन 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। इसमें कथन जो है 1, 2 और 4 इसका सही है। तो पहला कथन है, 3री शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सैनिटों की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटरों अभी भी इतालवी परिवारों के थे। और दूसरा है, इतिहासकार टेसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य में प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन सेनेटर, पेट्रेस शाब्दिक अर्थ होता है इसका पिता, और अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानीय वर्ग जिसका संबंध महान घरानों से था, फूहड़ निम्न वर्ग यानी कमीनकारू, प्लेब्स सॉर्डिडा जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे, और अंततः दास। ये कथन भी इसका सही है। और लास्ट है चौथा नंबर कथन, अश्वारोही या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। ये भी सही कथन है। नेक्स्ट है, रोम साम्राज्य का परवर्ती काल में किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? रोम साम्राज्य का परवर्ती काल में जो है किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? ये आरंभ हुआ था कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इतिहासकार ने लिखा कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी? निम्न में से किस इतिहासकार ने लिखा कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है ओलंपियोडोरस। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के परिवर्ती काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोमन साम्राज्य के परिवर्ती काल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से जो है कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी, इसमें जो है केवल 3 नंबर कथन असत्य है। इसमें केवल 3 नंबर कथन जो है वो सत्य है कि रोम साम्राज्य का परिवर्ती काल में वहाँ की नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग अपेक्षाकृत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन चांदी के रूप में मिलता था। ये कथन इसका जो है बिल्कुल असत्य है। तो सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन इसका है बाकी दोनों कथन जो है इसका सत्य है कि कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती समूचे पुरातकाल में
इन मुद्राओं पर भारी मात्रा में प्रचलन रहा। ये जो है इसका सत्य कथन है। एक और कथन इधर है, वो भी सत्य है कि परवर्ती काल में जो है 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन को खानों में से चांदी मिलनी बंद हो गई थी। ये भी इसका सही कथन है। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द का प्रयोग जो है रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई है। किस शब्द का प्रयोग जो है रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ये है, परिवर्ती काल। परिवर्ती काल। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने जो है साम्राज्य के विस्तार को छोटा कर साम्राज्य में किले बनवाए और प्रांतों को पुनर्गठन कर सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दिया? किस सम्राट ने साम्राज्य के विस्तार को छोटा कर साम्राज्य में किले बनवाए और प्रांतों को पुनर्गठन कर सेनापतियों को अधिक स्वायत्त प्रदान कर दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है डायोक्लिशियन। डायोक्लिशियन। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती काल के किस शासक ने सॉलिडस नामक सोने के सिक्का चलाया था? पूर्ववर्ती काल के किस शासक ने सॉलिडस नामक सोने के सिक्का चलाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये चलाया था कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें असत्य कथन है, कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस नामक सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम का शुद्ध चांदी बना हुआ था। ये कथन जो है इसका असत्य है और बाकी सभी कथन इसका सत्य है। तो सत्य कथन को देखते हैं। कॉन्स्टेंटाइन जो है इसका अन्य नवाचारक था। कॉन्स्टेंटाइन का अन्य नवाचार था एक दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण। यह नई राजधानी 3 ओर से समंदर से घिरी हुई थी। पुरातात्विक अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक सहित ग्रामीण उद्योग धंधे में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। 6वीं शताब्दी के दौरान जो है जस्टियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सॉलिडस से अधिक धनराशि को करों को रूप में देता था। इस तरह से हमारा ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप बिहार में किसी भी एग्जाम में जो है सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बिहार स्पेशल भी अवश्य पढ़ना पड़ेगा। बिहार के हर एग्जाम में जो है बिहार स्पेशल से लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसके लिए मैंने 2 बुक कंप्लीट करवाया है। एक है खान सर का बिहार स्पेशल जीके जीएस, जिसमें कि पूरा विषयवार विस्तृत व्याख्या के साथ दिया हुआ है। अब तक जितने भी एग्जाम में बिहार से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण है उसमें विषयवार। और दूसरा है एडुटेरिया का 53 प्रैक्टिस सेट के रूप में है। उसमें भी जो है बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का MCQ फॉर्म में दिया हुआ है। तो यदि आप किसी भी एक बिहार के एग्जाम के लिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वो भी अवश्य पढ़ना पड़ेगा। उसका प्लेलिस्ट जो है हमारे YouTube चैनल पर बना हुआ है बिहार स्पेशल जीके जीएस के नाम से। मैं जो उसका लिंक इस वीडियो के आई आइकन में दे दूंगा, आप वहां जुड़ जाएं और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।